जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं मैंने उन सभी एग्ज़ाम में देखा कि भारत की नदियां टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसा मास्टर वीडियो जिसमें हम भारत एवं विश्व की नदियों से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बच्चा बच्चा जानता होगा, ये है गंगा नदी। गंगा नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, समागम कहाँ पर होता है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कालीबंगा आप लोग जानते होंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये स्थित है दोस्तों घग्गर नदी के तट पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है कालीबंगा और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पत्थर की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए और मवेशियों की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी, और दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और ताप्ती नदी की हम बात करें तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, अरब सागर में जाके ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो दोस्तों रिफ्ट वैली की हम बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों विनाशक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो नेपाल में हिमालय से इसका उद्गम होता है और ये हिमालय से होते हुए कहाँ पर आती है, बिहार आती है। और बिहार का एक स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम याद रखना, कुर्सेला। तो बिहार के कुर्सेला स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी, इसको बिहार का शोक या फिर अभिशाप कहा जाता है। याद रखना इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी की बात करें तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, फिर महानदी की बात करें तो इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ये सारे फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फिर बताओ कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है दोस्तों, महानदी। बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, हम बात करें महानदी की तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। लंबाई है 885 किलोमीटर, मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड बांध। ये इसी नदी महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में तो इसके लिए हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। पहली ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी है करंट अफेयर्स की ई बुक और तीसरी है साइंस की ई बुक। मुझे पता है कि आपका एग्जाम सिर पे है, आपको बहुत सारा पढ़ना है और क्विक रिवीजन करना है, तो इसके लिए जो हमारी ई बुक हैं आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और दोस्तों आपका एग्जाम चल रहा है
इसलिए मैंने इन तीनों ई बुक पर एक ऑफर भी रखा है। आपको केवल 150 रुपये का पेमेंट करना है। 150 रुपये का पेमेंट करना है आपको इस क्यूआर कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आप स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना, और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त हो जाएगा तो ये तीनों ई बुक मिल जाएंगी आपको केवल और केवल 5 सेकंड में। तो ऑफर का फ़ायदा उठाइए और ई बुक को परचेस आप जरूर कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों पूरे भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती। एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। ठीक है, और ये दोनों नदियां जो हैं ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा ये चंबल की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर, जिसको महाकाल नगरी कहते हैं, मध्य प्रदेश का ये शहर है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है ये सिंधु नदी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, फिर से बता दूं दोस्तों, जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तीन बातें हमेशा पूछी जाती हैं। बताओ, बांग्लादेश में पद्मा और जमुना जो जलधाराएं हैं ये मिलकर किस मुख्य नदी का निर्माण करती हैं? तो बांग्लादेश में जब पद्मा और जमुना दो जलधाराएं मिल जाती हैं दोस्तों, तो ये मेघना नदी का निर्माण करती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों पद्मा है ये गंगा नदी का ही एक रूप है, ठीक है, या फिर हिस्सा है, और जमुना जो है ये ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है। ठीक है, जब दोनों मिलती हैं तो मेघना नदी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए दोस्तों, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, देखो हमने अभी पढ़ा दक्षिण की गंगा, और दक्षिण की गंगा हमने किसको पढ़ा? हमने पढ़ा गोदावरी को। लेकिन यहां पर पूछा गया दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसको दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। एक एक फैक्ट याद रखना, और ये दोनों फैक्ट जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बताओ कि जो बैनगंगा और पैनगंगा है ये किसकी सहायक नदियां हैं? बैनगंगा और पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। फिर इसी क्रम में पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा के बारे में बताओ। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। फिर बताओ जो कावेरी जल विवाद है किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है जो कि मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और इन्हीं दो राज्यों के बीच में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है या फिर इसके निपटारे हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निपटारा होता है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, बताओ सिंधु जल समझौता अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा है,
पहलगाम हमले के बाद। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, इसके बारे में बताओ। 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। इसके सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे का एक महत्वपूर्ण समझौता है, जो कि 19 सितंबर 1960 को और कराची में हुआ था। इस पर हस्ताक्षर करे थे भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। ठीक है, और इसमें मध्यस्थता किसने करी थी, तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता करी थी। ठीक है, हमेशा याद रखना सारी फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, काली नदी को महाकाल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको कालीबंगा भी कहा जाता है। क्या, कालीबंगा, या फिर इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कितने नाम हो गए, 4 नाम, काली नदी, महाकाल नदी, कालीबंगा नदी या फिर शारदा नदी। और ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। फिर बताओ, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है, संकोश नदी ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। इसका उद्गम होता है उत्तरी भूटान से। कहाँ से, उत्तरी भूटान से। और ये भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसको स्वर्णकोसा भी कहा जाता है, संकोशी नदी या फिर स्वर्णकोसा नदी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, देखो नहीं है पूछा गया है। कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, इनमें से बताइए। दिल्ली नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी कानपुर है, पटना है, वाराणसी है। दिल्ली क्यों नहीं है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक एक करके हम देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, नहीं भैया, कावेरी जो नदी है इसका उद्गम होता है कहाँ से, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। तो ये गलत है, गलत कथन का ये हमें चयन करना था। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। फिर बताओ दोस्तों, कैन, बेतवा और चंबल यानी कि KBC किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो KBC के बारे में याद रखो, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप। और ये किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम राज्य में। ऐसा पूछा जाएगा कहाँ, तो असम राज्य में बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी दोस्तों ये नील नदी है। ठीक है, टोटल हम लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विक्टोरिया झील से ये निकलती है और भूमध्य सागर में इसका विलय हो जाता है। जो नील नदी है इसको मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, इसका निकनेम है मिस्र का वरदान। ओके, बताओ, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, देखो सबसे लंबी नदी तो हमने पढ़ लिया कौन सी है, नील नदी, लेकिन जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी दोस्तों ये हो जाएगी अमेजन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेजन कहाँ की नदी है, ब्राज़ील की एक नदी है जो कि जल की मात्रा के आधार पर पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है ये 6296 किलोमीटर है। ठीक है, हमने बात करी है जल के आधार पर ये सबसे बड़ी है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर आता है नील नदी का, फिर नंबर आता है अमेजोन नदी का। ठीक है, याद रखना। बताओ, अमेजोन नदी में प्रभावित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है, पूरी दुनिया में दोस्तों जितना भी नदी जल है उन सभी का टोटल 20% केवल अमेजोन नदी के पास में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है ये यांगसी नदी है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी। तीसरी, पहली कौन सी है, पहली है नील, मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। दूसरी पूरी दुनिया की अमेजोन, तीसरी कौन सी हो गई, तीसरी हो गई यांगसी। और यांगसी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उद्गम तिब्बत के पठार से
विलय चीन सागर में। लंबाई है 5,797 किलोमीटर। और मैंने आपको विश्व की 3 सबसे लंबी नदियों के बारे में यहाँ पर लिख दिया है क्रम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो सभ्यता का पालना घर किसको कहा जाता है दोस्तों? यांगसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, यांगसी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो है ही। आपसे पूछा जाए चीन की सबसे लंबी नदी, तो ये यांगसी नदी ही है। ठीक है, बताओ बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है? बोलगा नदी, बोलगा नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, बोलगा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम होता है रूस से। कहाँ से? रूस से इसका उद्गम होता है, बाल्टी पठार से, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई जो है 3,687 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिसिसिपी नदी। ठीक है, देखो मिसिसिपी नदी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की और पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे एवं डार्लिंग जो नदियां हैं किस देश में बहती हैं? ये दोनों नदियां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में बहती हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहना डार्लिंग। ठीक है, इसकी लंबाई है 2,789 किलोमीटर। फिर बताओ कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम हमेशा पूछा जाता है। तो इस नदी का नाम है दोस्तों लिम्पोपो नदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो लिम्पोपो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है और इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। बताओ कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अब देखो विषुवत रेखा को जायरे नदी 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, जो जायरे नदी है इसको कांगो नदी भी कहा जाता है और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 4700 किलोमीटर। ठीक है, जो विषुवत रेखा है दोस्तों इसको इक्वाडोर या फिर भूमध्य रेखा या फिर महान व्रत या फिर जीरो अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, इस रेखा पर 13 देश स्थित हैं। नेक्स्ट है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताओ जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों पूरी दुनिया में हम बात करें तो ऐसे लगभग 17 देश मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 17 देश जो कि नदी विहीन है, मतलब उनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। लेकिन दोस्तों जो सऊदी अरब है, ठीक है, ये इन 17 देशों में सबसे बड़ा देश है जो कि नदी विहीन है, जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है। बताओ निम्नलिखित में से जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों का सही क्रम कौन सा है? तो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा हम बात करें दोस्तों पानी की, तो कहाँ किस नदी पर है सबसे ज़्यादा पानी? गंगा में। ठीक है, फिर गोदावरी में, फिर ब्रह्मपुत्र में और फिर कृष्णा नदी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लवण नदी जो है ये लूनी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हों। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। यदि केवल ये पूछता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप गंगा क्लिक कर सकते थे, लेकिन पूछा गया है कि उस नदी का उद्गम और मुहाना भारतीय क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन गंगा नदी जो है ये भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है इसका उद्गम भी भारत में होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और टोटल इसकी लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है। ओके, फिर बताओ दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले यही याद रखना कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, और ये जो है ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, कितनी लंबाई है? 4.8 किलोमीटर इस बांध की टोटल लंबाई है और ये महानदी पर है। और किस राज्य में? ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध ये दोस्तों सतलुज नदी पर है। ठीक है, और
इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है सतलुज नदी पर, और पंजाब राज्य में ये बना हुआ है। तो पहला कौन सा है? देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहला फैक्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, बेसिकली ये जो बांध है ये भागीरथी और भीलंगाना, ठीक है, दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, यदि भीलंगाना ऑप्शन में नहीं मिलता है तो भागीरथी मुख्य नदी है, और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, इसलिए इसका नाम टिहरी बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। फिर बताओ दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद जो है ये सोन नदी की एक सहायक नदी है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर बनी हुई है, और 17 वर्ग किलोमीटर में ये जो बांध है दोस्तों, या फिर झील है, ये 70 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जिस स्थान पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है उस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये 4-5 प्रयाग हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो एक बार में आप सभी को याद रख लो। देखो दोस्तों, ये जो नदी बह रही है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देवप्रयाग की। तो देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग दोस्तों वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कर्णप्रयाग की। तो कर्णप्रयाग दोस्तों वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, फिर आता है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। एक और होता है दोस्तों नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं, तो वो नंदप्रयाग बन जाता है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और बिहार के हाजीपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है गंडक नदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत का सबसे बड़ा नदी मुख ये हुगली नदी के मुख पर है। ठीक है, और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोलकाता शहर बसा है। इसी नदी के तट पर कोलकाता बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? चंबल नदी पर। ठीक है, इसकी आधारशिला 1954 में जो तत्कालीन पीएम थे नेहरू जी उनने रखी थी, और ये बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों जो सिंधु नदी है ये जम्मू कश्मीर से नहीं बहती है, ये लद्दाख से बहती है। ठीक है, बाकी जो चिनाब है और झेलम ये दोनों जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं। फिर इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है, और फिर दोस्तों ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट के रूप में जाना जाता है? तो बायोलॉजिकल डेजर्ट यानी कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, दामोदर नदी में अधिक मात्रा में प्रदूषक पाए जाते हैं, और ये प्रदूषक नदी में रहने वाले जो जलीय जीव हैं जैसे मछली आदि के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। हम बात करें दामोदर नदी के उद्गम की, तो झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है, और ये हुगली नदी में मिल जाती है। झारखंड में इस नदी को देवनद के नाम से जाना जाता है, और इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं, इसलिए
जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हम पूछे जाते हैं। फिर बताओ कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तो सभी को पता होगा, यमुना जो है यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करें यमुना नदी के किनारे दिल्ली भी है और मथुरा भी है। तो ये तीनों शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। बताओ मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस दोस्तों ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, जो मानस नदी है दोस्तों ये असम और भूटान में बहती है और इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। हम बात करें भूटान में इसकी लंबाई कितनी है, तो भूटान में 272 किलोमीटर और असम में 104 किलोमीटर। ठीक है, और एक और पूछा जाएगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी कहाँ पर है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम राज्य में है। फिर बताओ दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? देखो क्वेश्चन को इसी प्रकार से पूछा गया है कई बार। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर नर्मदा जी की टोटल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई कितनी है नर्मदा जी की? तो 1077 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर बताओ भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? भागीरथी नदी दोस्तों ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है जो कि झारखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और फिर गंगा नदी कहलाने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सिंधु और सतलुज के बीच जो हिमालय का भाग है दोस्तों इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग आता है उसको असम हिमालय कहा जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग फैला हुआ है उसको असम हिमालय कहा जाता है और सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय का भाग फैला है उसको पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग फैला है उसको कुमायूं हिमालय और काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का भाग फैला है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उसके पिघलने से जो पानी निकला है, ठीक है, वो नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत माना जाता है। नुब्रा नदी कहाँ पर बहती है? तो ये लद्दाख में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से दोस्तों सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो नदी है भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। ठीक है, और पंजाब से ये पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, और पाकिस्तान में ही ये सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर बताओ कौन सी नदी काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर बहती है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये वाला जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे के माध्यम से और ये सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फिर बताओ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं और इनके बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ दोस्तों पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है। बताओ कौन सी नदी भूमि बंधित नदी यानी कि लैंड बाउंड रिवर है?
तो भूमि बंधित नदी दोस्तों कौन सी है? लूनी नदी। भूमि बंधित नदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी नदी जो कि भूमि के अंदर से बहती हो। ठीक है, तो ऐसी नदी कौन सी है? लूनी नदी। और इसका उद्गम राजस्थान के अजमेर में नाग पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो ये कच्छ के रण में मिल जाती है। और लूनी नदी, एक फैक्ट याद रखना इससे, लूनी नदी को लवण नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो देखो, सिंधु नदी का उद्गम चाइना में तिब्बत से होता है। और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे सिंधु नदी से? उद्गम चाइना में तिब्बत के मानसरोवर के समीप सानुख्याबाब हिमनद से होता है। और सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। ये नदी 3 देशों में बहती है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी चाइना में तिब्बत और भारत के लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और फिर वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? पूरे संसार की सबसे ज़्यादा विश्वघाती नदी ये हुवांग हू नदी को कहा जाता है। ठीक है, हुवांग हू नदी ये चाइना में बहने वाली नदी है और इसको चीन का शोक कहा जाता है। क्या? चीन का शोक। और हुवांग हू नदी याद रखना, ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। बताओ, सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी दोस्तों ये लद्दाख के दमचोक से, कहाँ? लद्दाख के दमचोक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। बताओ, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई मैंने बताया 2880 किलोमीटर। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर। ठीक है, फिर बताओ, सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है? तो सिंधु नदी भारत के केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। बताओ, लद्दाख का लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लेह शहर जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा है। कई बार दाहिना और बायना भी पूछ लेता है, तो दाएं तट पर बसा हुआ है लेह शहर। फिर बताओ, सिंधु नदी भारत में बहने के बाद किस स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? देखो, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख से बहती है। ठीक है, लद्दाख में बहने के बाद ये जो है एक स्थान है दर्दिस्तान पाकिस्तान का, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और कराची के पूर्व से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। बताओ, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मैं बता चुका हूँ, जो चुनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बताओ, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो, यमुना सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बाकी सतलुज, रावी और चुनाब ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखो, सिंधु नदी की जो बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं उनमें चिनाब, सतलुज, रावी, झेलम और व्यास का नाम आता है। और सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ गिलगित, काबुल, कुर्रम, कोमल और स्वात ये नदियाँ आती हैं। ठीक है, बताओ, निम्न में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है? तो दोस्तों एक नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। इसी नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है। ठीक है दोस्तों, जो यूनान आए थे, यूनान, ठीक है, उनने जो है सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। ठीक है, और इंडस के कारण ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है। और जब दोस्तों पार्सियन यात्री आए थे, कौन? पार्सियन यात्री, तो उनने सिंधु को क्या कहा था? उनने सिंधु को कहा था हिंदू, और इसी से हिंदुस्तान नाम पड़ा है। समझ गए? सिंधु नदी के कारण ही इंडिया और हिंदुस्तान नाम पड़े हैं। निम्न में से किन पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। फिर बताओ दोस्तों, किस स्थान के निकट सिंधु नदी गहरे गार्ज यानी कि महाखड्ड का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सिंधु नदी जो है गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। गहरे गार्ज को या फिर महाखड्ड को क्या कहा जाता है? सिंधु गार्ज कहा जाता है। बताओ, रावी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं भांदल, तंतगिरी, सियूल और साल।
और कहाँ पर जाकर गिर जाती है, तो ये चिनाब नदी में मिलती है, पाकिस्तान के झांग ज़िले के समीप। और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में बहती है। 725 किलोमीटर लंबाई है। इसका वैदिक नाम है पुरुषणी। पूछा जाएगा कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे पुरुषणी। बताइए रावी नदी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य होकर बहती है, तो ये पीर पंजाल और धौलावीरा पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है। बताओ निम्न में से किस नदी को मध्य एशिया में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है, तो मध्य एशिया में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है श्योक नदी को। ठीक है, श्योक नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस नदी के तेज बहाव और तीखी ढलान के कारण इसमें लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती है, इसलिए मध्य एशिया में मृत्यु की नदी कहा जाता है श्योक नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को सरकार ने राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में। तो 4 नवंबर 2008 को सरकार ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ओके, बताओ बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है, तो बद्रीनाथ धाम ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बताओ विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे जो है ये केदारनाथ धाम स्थित है। निम्न में से गंगा नदी भारत के किस राज्य में से नहीं गुजरती है, तो देखो दोस्तों गंगा नदी जो है यूपी से बहती है, बिहार से बहती है, झारखंड से ही बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं बहती है। ठीक है, गंगा नदी 2 देशों से बहती है। ठीक है, देश कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका भारत और दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, और 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्यों में एक हो जाएगा उत्तराखंड, एक हो जाएगा यूपी, एक हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, फिर झारखंड हो जाएगा और फिर जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये यमुना नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यमुना की बात करें तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ कहाँ बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। 1376 किलोमीटर लंबी है और ये प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदी चंबल, बेतवा, कैनगिरी, पब्बर और आंध्रा है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल है। ठीक है, सारे फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना। लखनऊ शहर गंगा नदी की किस सहायक नदी के तट पर स्थित है, तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गोमती नदी ये यूपी के पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, फिर बताओ गंगा की सहायक नदियाँ जिनका उद्गम नेपाल से होता है, तो गंगा की ऐसी सहायक नदी है गंडक, कोसी और काली। ये सभी नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सोन नदी दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और विंध्याचल पर्वत से कौन सी वो निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से दोस्तों बेतवा नदी निकलती है। ये सारे पूछे जाते हैं। बेतवा। पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है, गोमती। ठीक है, और कैमूर की पहाड़ी से कैन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ी और पश्चिम बंगाल से ये निकलती है। फरक्का बांध गंगा नदी और महानंदा नदी के संगम पर ही बना है। फरक्का बांध कहाँ पर बना है, पश्चिम बंगाल में। बताओ फरक्का बैराज बांध से गंगा नदी किन जलधाराओं में बट जाती है, तो फरक्का बैराज बांध जो कि पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी हुगली और पद्मा 2 जलधाराओं में बट जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दोस्तों ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन 2 नदियों के द्वारा किया जाता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जो हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, बताओ ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है
तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जमुना नदी के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जमुना और पद्मा के संगम के बाद इस नदी को क्या कहा जाता है? तो जब जमुना और पद्मा का संगम होता है तब इसको मेघना नदी कहा जाता है। ठीक है। रेल और सड़क पुल बोगीबील पुल किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये असम राज्य में और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नदी आपसे पूछी जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। ठीक है, ये पुल की लंबाई कितनी है? तो 4.95 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर बताओ दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर ये सभी शहर बसे हुए हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे पहले इसका नाम आप बताओ। इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर बना हुआ है? असम राज्य में। किस नदी पर? तो लोहित नदी पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा है, लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। चौड़ाई है 12.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का कितना प्रतिशत जल प्रयोग कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 20%। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के अनुसार सतलुज, व्यास और रावी नदी का कितना प्रतिशत जल प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार कौन सा सही घटता क्रम है? तो सबसे लंबी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है और फिर है महानदी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इडुक्की परियोजना का संबंध किस नदी से है? इडुक्की परियोजना की हम बात कर रहे हैं, तो ये पेरियार नदी पर है और किस राज्य में है? तो केरला राज्य में है। फिर बताओ, केरल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सबसे प्रमुख नदी केरल की है पेरियार नदी। ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी है, 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है, केरल राज्य में बहती हुई अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। बताओ, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के पश्चिम की ओर दो नदियां बहती हैं, एक ताप्ती और दूसरी नर्मदा, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी ये भी नर्मदा सही आंसर हो जाएगा। देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत सारी हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी, शरावती, पेरियार, गंगाबेली और जुआरी, लेकिन अरब सागर में बहने वाली या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। बताओ, भारत की किस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? तो सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। गुजरात का काकरापारा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे सूरत में स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो एक तो सूरत बसा है, ठीक है, दूसरा बुरहानपुर, फिर भुसावल, ठीक है, और बैतूल, ये सारे शहर ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मांडवी नदी का उद्गम दोस्तों कर्नाटक के भीमगढ़ से होता है। ठीक है, और ये किन किन राज्यों में बहती है? तो ये जो है कर्नाटक, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र और गोवा, इन 3 राज्यों में बहती है। और कहाँ पर जाकर गिर जाती है? तो अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मांडवी नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में बहती है और इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मांडवी नदी के किनारे है। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखना आप लोग। और एक और प्रश्न पूछा जाएगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये माही नदी को ही कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाता है? मरुस्थल की गंगा ये लूनी नदी को कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी कक्ष के रन में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी कक्ष के रन में लुप्त हो जाती है। बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य से महानदी का उद्गम होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सहबा पहाड़ी से होता है। ठीक है, और हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो 855 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, याद रखना आप लोग। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। ठीक है, पहली कौन सी है? तो पहली है गोदावरी। हम बात करें कृष्णा नदी की, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, मुसी, अमरावती, पंचगंगा और दूधगंगा हैं। फिर बताओ, श्रीशैलम और नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो ये दोनों बांध कृष्णा नदी पर स्थित हैं। चंद्रमा जैसे आकार के कारण दक्षिण भारत की किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो भीमा नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। भीमा नदी मैंने अभी आपको बताया कि कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना। उद्गम होता है पश्चिमी घाट भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से। ठीक है, याद रखना। ये महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना में भी बहती है। निम्न में से किस नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की किस नदी को रामायण में पंपा नाम से संबोधित किया गया है? तो पंपा कहा गया है तुंगभद्रा नदी के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बहती है ये? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। बताओ, कर्नाटक राज्य का हम्पी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है हम्पी शहर। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी, क्योंकि दोस्तों इस नदी में पूरे वर्ष पानी बना रहता है। फिर बताओ, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी दोस्तों ये वियतनाम देश में बहती है। बताओ, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो दोस्तों डैन्यूब नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। बताओ, मिसिसिपी और मिसौरी क्या हैं? तो देखो दोस्तों, मिसिसिपी और मिसौरी ये दो नदियां हैं। क्या हैं? उत्तरी अमेरिका की दो नदियां हैं। और दोस्तों इन्हीं नाम से उत्तरी अमेरिका के दो राज्य भी हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था और इसको 99.5% स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। किसी ने नदियाँ लगा दिया तो किसी ने राज्य लगा दिए, लेकिन मिसिसिपी नाम से उत्तरी अमेरिका में नदियाँ भी हैं और दो राज्य भी हैं, तो दो नदियाँ और दो राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय ये प्राचीन भारत की गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है और ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। बताओ, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी के लिए कहा जाता है। पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, पो नदी। बताओ, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारक नदी कौन सी है? सबसे व्यस्त व्यापारक नदी है राइन नदी, और राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। बताओ, यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है?
तो राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। बताओ किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों? कोयला नदी, ठीक है। तो कोयला नदी जो है ये राइन नदी को कहा जाता है और तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है, दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जो डैन्यूब नदी है ये अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? बेना, ठीक है। पूछा गया था बेना किस नदी के किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। बताओ चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हुवांगहो नदी को कहा जाता है। हुवांगहो नदी को ही क्या येलो रिवर यानी कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? हजारों बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। बैंकॉक दोस्तों ये चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रमुख शहर है न्यूयॉर्क। ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग इजीली लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर में जो 3 नाम लिखे हैं ये शहरों के नाम है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी बर्लिन शहर की हम बात करें तो ये जर्मनी की राजधानी है और ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पेरिस की बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है दोस्तों। किस नदी के किनारे है ये? तो ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। हम बात करें टेम्स नदी की तो टेम्स नदी के किनारे ब्रिटेन की राजधानी लंदन बसा है और डैन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वेना बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर बसा हुआ है। देखो पाकिस्तान की राजधानी नहीं है लाहौर, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख नदियों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के जीके जीएस को पढ़ना, करंट अफेयर्स को पढ़ना और साइंस को पढ़ना तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। ये तीनों ई बुक हमने काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की हैं, ठीक है। और यदि आप इन तीनों ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो अभी इन तीनों ई बुक पर ऑफर चल रहा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ई बुक को परचेस करने का बिल्कुल आसान तरीका है, बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं, इनको आप ज़रूर परचेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।